चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करते करते आज हम जो है लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैनल पर पहली बार मैं किसी का मटेरियल कंप्लीट किया हूँ। मतलब अगर पॉलिटी की बात करें जो कि आपका PT365 है, पूरा पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया हूँ, है ना। तो एक लगता है कि हाँ चीज़ें आसान हैं, करना चाहिए, बस हो जाएगा। पहले लगता था कि चलो मेन पॉइंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, फिर लगता था कि डिटेल में करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भी मतलब कि 365 को जो है नए पढ़ रहे होंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ रहे होंगे लेकिन फिर भी उनको नहीं मन करता होगा पढ़ने का, या कोई फोर्थ अटेम्प्ट या मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट भी होते होंगे। तो जो लोग दे रहे होंगे तो उनका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने, कौन लाइन बाय लाइन पढ़े। वो सोचते होंगे ऊपर से देख लें, नीचे से देख लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। क्योंकि होता क्या है, एक समय बाद चीज़ें बोरियत महसूस होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले तो ये दिमाग में आया कि लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। बाकी मेन चीज़ रिवीजन की है, तो उसके बाद जो है दो तीन वीडियो जो भी बनेगा रिवीजन के लिए बना दिया जाएगा। तो प्रयास देखते हैं। और लग रहा है कि अब जो है पहले तो एक सफल हो, मतलब ये जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कंप्लीट हो जाए। तो ये एक अगर प्लेलिस्ट अपलोड हो गया तो एक इससे मोटिवेशन आएगा मुझे कि मतलब कि मैं इकोनॉमी का भी, इन्वायरमेंट का भी, जितने भी PT365 आते जाएंगे सबको रिकॉर्ड करके आराम से अपलोड करता जाऊंगा। बाकी इसमें कोई ऐसे बाउंडेशन में नहीं है कि आपको, अगर आपने जो है एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, भी कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे या जो भी लगे कि हाँ हमारे लायक है, हमारे काम लायक है, उस पर आराम से जाइए, आराम से देख लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही शुरुआत करेंगे तो पूरा लास्ट तक खत्म करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा का, आराम से आप भगा करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। मतलब जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना वर्क किया जा रहा है कर सकते हैं, कर रहे हैं। बाकी अब बेनिफिट होना ना होना, देखिए बेनिफिट देने से बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट लेने वाले को तरीका होना चाहिए बेनिफिट लेने का, ठीक है ना। तो खैर ये सब तो बातें हैं थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट बहुत फेमस है। और चर्चा में क्यों है, ये क्वेश्चन आया भी है, ये टॉपिक इस पे और आएगा भी, इसका रुकने वाला नहीं है। चर्चा में क्यों था? वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 को लागू हुए 20 साल पूरे हो गए। 20 साल, 50 साल, 150 साल, 100 साल, याद रखिए सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके प्रभाव और RTI अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। टॉपिक कौन सा? गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, जो कि लास्ट टॉपिक है किसका? PT365 का, ठीक है। अब बात करते हैं RTI अधिनियम 2005 के बारे में। देखिए उत्पत्ति सबसे पहली चीज क्या है, यह अधिनियम जून 2005 में पारित हुआ था और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। याद रखिए जून में पारित हुआ था, अक्टूबर में लागू हुआ था। तो यहाँ से अगर कुछ ट्विस्ट किया जाए तो आपको तैयार रहना इसके लिए, और इसलिए तैयार रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे कुछ भी मतलब कि उम्मीद की जा सकती है कि आप इसको सही करेंगे। उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या करना है सुनिएगा, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना, तो जो लोक प्राधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है नागरिक, उसको जो है उस तक पहुंच जो है प्राप्त करने का अधिकार क्या देता है? RTI, ठीक है। अब बात क्या आता है, इसके समन्वयक एजेंसी में कौन कौन है? इसके समन्वयक एजेंसी में है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। कौन है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। इसके मंत्रालय याद रखिएगा, कभी कभी मंत्रालय कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई, क्या थी क्या नहीं थी, आराम से सुनते जाइए। सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या? भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता, ये इथिकल पॉइंट है। जब आप इथिक्स पढ़ेंगे, इथिक्स में आपको ये पॉइंट मिलेगा गवर्नेंस का, और ये जवाबदेहिता के सब पॉइंट मिलेंगे। तो याद रखिएगा, भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया था।
क्या, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया। बाद में आरटीआई अधिनियम 2005 ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का स्थान ले लिया। मतलब पहले क्या था, पहले था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 और उसके जगह कौन आ गया, आरटीआई अधिनियम 2005। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद, मन करे केस याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कि ये जो है आरटीआई आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिए इसको। अब आता है क्या, आरटीआई अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। आरटीआई अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहली चीज़ क्या, संस्थागत ढांचा। इसमें क्या है, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, इनका कार्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सूचना प्रदान न करने से संबंधित अपीलों का निपटान करना। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य, अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, CIC, आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ाई होगा, और सूचना आयुक्त IC अधिकतम 10। अधिकतम कितने होते हैं, अधिकतम 10। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कितने हो सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद देखिए CIC या ICs और ICs, CICs और ICs की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किस द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा किस द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ऐसा मत समझिएगा कि संसद करेगी या मतलब पार्लियामेंट प्रधानमंत्री करेंगे, ये सब नहीं, याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। इस समिति की संरचना इस प्रकार है, कैसे है, जो समिति बनती है, जो समिति सिफारिश करे, उसमें कौन कौन होंगे, उसमें होंगे एक प्रधानमंत्री, समिति के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और CIC और ICs का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष की अवधि। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये सब बन जाएंगे तो लगेगा कि छोटा है, कर देंगे और करने के बाद गलत हो जाएगा क्वेश्चन। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी PIO और राज्य PIOs। ठीक है। इसमें क्या है, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए PIO की नियुक्ति की जाती है। PIO, ये देखिए क्या है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं ये PIO, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रदान किए गए अधिकार। अब अधिकार कौन कौन से प्रदान किए गए हैं इसके बाद जब देख लेते हैं। प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांगने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों के दायित्व, धारा 4, इसमें क्या है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। कुछ विशिष्ट दायित्व, ध्यान रखिएगा। धारा 4 की कुछ विशिष्ट धारा 4 की कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए किन पर लागू है। अब ये किन पर लागू है, देखिए क्या है कि आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। देश के सभी, अब जैसे अभी मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए UPSC की एग्जाम में, आपको लगेगा सभी कैसे हो जाएगा, तो आप काट देंगे एक स्टेटमेंट, देखिए लिखा हुआ है। इसमें संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण, संस्थाएं, निकाय शामिल है। ठीक है। इसमें सरकारी निकाय, राज्य नियंत्रित निकाय तथा केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। हाल ही में क्या है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया था कि तमिलनाडु सरकार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। क्या, कौन सा, देखिए अब फिर से देखिए क्या है, इधर उधर हो गया। क्या कह रहे हैं कि मद्रास जो हाई कोर्ट है उसने बताया, क्या निर्णय दिया है कि तमिलनाडु सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां, ध्यान रखिएगा, पंजीकृत सहकारी समितियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। सहकारी समिति, ध्यान रखिएगा।
2019 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद लोक प्राधिकरण में शामिल है। ये ऐसे बनता है कि लोक प्राधिकरण कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोक प्राधिकरण अगर सहकारी समितियों की बात है तो वो लोक प्राधिकरण नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या है, लोक प्राधिकरण है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण से छूट। अब किसको किसको जो है कहाँ कहाँ पर सूचना का प्रकाशन छूट होगा, कि मतलब कि आरटीआई से बाहर होगा। क्या क्या है देखिए, धारा 8 कुछ सूचना को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। धारा 8 में है ना। अब किन किन सूचनाओं दिया गया देखिए, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयाँ और सूचना संगठन, इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल, सर्ट इन। अगर आप जुड़े हैं ना तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट होती रहती है। अभी जैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, या इसके पहले मैंने जो पढ़ाया होगा, मंथली पढ़ाया था, या मतलब कुछ क्विज के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाया, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपकी सब कुछ सम्मिलित होकर इसमें आ गई हैं पीड 365 में। तो अब यहाँ से जो बचा खुचा रहेगा अभी अपडेटेड में आएगा, तो ये सब होता रहेगा। आपको बस निरंतरता साथ लगे रहना है, भटकना नहीं है, भटक जाएंगे फिर तो मामला हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन आदि, ये सब जो है क्या है, देखिए ये सब क्या है कि इसके अपवाद है, मतलब कि इससे बाहर है, अपवाद नहीं बल्कि बाहर है, ये ध्यान रखिए। अब ऐसे मामलों कि देखिए यहाँ पूरा लिस्ट बना कर दिया गया है ना, ये देखिए पूरा लिस्ट है। इसमें क्या है देखिए कि ऐसे मामलों के उदाहरण जिनमें सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, देखिए क्या है, ऐसी सूचना जिससे या जिसके प्रकटीकरण से क्या क्या होता है। ये तो शायद पीछे चर्चा भी हुआ है कुछ पॉइंट, क्या कि भारत की संप्रभुता व अखंडता और सुरक्षा तथा रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, किसी अन्य देश के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो, जहाँ पर अपराध बढ़ावा की संभावना हो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और क्या, उसके बाद देखिए ये कि संसद, राज्य, विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो, जहाँ पर उल्लंघन होगा वहाँ पर नहीं मिलेगा सूचना। किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा प्रकाशित करने की स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना। उसके बाद न्यायालय की अवमानना होने की संभावना, जहाँ पर न्यायालय का अवमानना होने की संभावना होगी वहाँ पर भी सूचना नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए कि वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा संबंधित सूचना, ये भी अन्य देश से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी, अन्य देश से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी, ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, वो भी नहीं दिया जा सकता है। कैबिनेट दस्तावेज पर भी आरटीआई आप नहीं लगाएंगे कि जबरदस्ती सूचना हम आरटीआई लगा देंगे और जो है सब कुछ मिल जाएगा, या किसी को मारने पीटने की कोई खबर है जो उसके जीवन से रक्षा से संबंधित है, अब आप सोच रहे हम आरटीआई लगा देंगे, सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे, तो ये सब नहीं मिलने वाला है ना। जांच प्रक्रिया या अपराध की गिरफ्तारी, अभियोजन आदि में बाधा पहुँचे, अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई बाधा पहुँचती है तो वहाँ पर भी जो देखो आरटीआई के तहत नहीं मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना, व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी नहीं दी जा सकती है ना। ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है, न्यायिक अधिकार क्षेत्र। अब न्यायिक अधिकार क्षेत्र ये क्या है, इसको जरा देखिए। निचली अदालतों को मुकदमे आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया गया है। निचली अदालतों को मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32 और 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, कि मतलब कि इनके अधिकार रहेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है कि अन्य प्रमुख प्रावधान में क्या है, दंड। सूचना प्रदान करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रदान करने की समय सीमा, ये क्या है, सूचना प्रदान करने की समय सीमा। अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। कितने दिन के भीतर, 30 दिनों के भीतर। ठीक है। उसके बाद क्या है, जीवन या स्वतंत्रता संबंधित मामलों में इसे 48 घंटे के भीतर प्रदान करना होगा।
ये टाइमिंग बनकर याद रखिए कि 30 दिन या 48 घंटे याद रखिए। अपीलें, यदि पीआईओ द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण के खारिज किया जाता है तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। समझ रहे ना। अब आता है क्या संशोधन। संशोधन में इसमें क्या है देखिए, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। तो छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टाइम क्या हुआ, 15 मिनट हो गए। उसके बाद देखिए क्या है जी, इसने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों, वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023, इसने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) जे में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। अब इसके बाद क्या आता है आपका आधार। आधार आपको पता भी होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के तहत है। ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है सर क्या बताएं, पता तो सब कुछ है, बस कुछ हो नहीं रहा है। इसको चर्चा कर लेते हैं, लाइक इसको कंप्लीट कर देते हैं, आधार वाला कंप्लीट कर देते हैं ना। देखिए सुर्खियों में क्यों है, मेन पॉइंट यह सुर्खियों में क्यों है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यह जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है आधार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण है तो ये मत मानिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। इसमें क्या है, गठन देखिए, गठन UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे 2016 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये बात है कि कार्य क्या होगा इसका। कार्य देखिए कि विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करना, यह आधार कार्ड बनाने, उसमें सुधार करने और उसे जारी रखने का काम करती है। साथ ही यह आधार नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी जानकारी को और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा व गोपनीयता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा व गोपनीयता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना, ये भी सिंपल ही है, बस वैसे याद रखिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, आधार की प्रमुख विशेषताएं। अब आपको अगर नहीं पता है तो ये सिंपल जानकारी के लिए भी याद रखिए कि आधार की आपकी जो है कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं। देखिए, विशिष्टता पहली चीज़ क्या है कि आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। ठीक है, किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती, किसी भी नागरिक के पास डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ी होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा क्या, यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। इसे UIDAI द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, UIDAI द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझना कि UIDAI के बारे में। अब क्रम रहित संख्या, ये क्या है कि आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, देखिए, पते और पहचान का प्रमाण, यह भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप ही सोचने का आप आधार कार्ड आप जो है नागरिक बन गए, तो ये गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट मिलता है एग्जाम में, तुरंत आपको क्रॉस करना है उसको। व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना, इसमें क्या है, व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना में UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। ठीक है ना, UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है।
इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, देश में कहीं से भी, ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर पैदा हुए हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस राज्य में रहते हैं केवल वहीं प्रमाणित होगा, ऐसा नहीं है। देश के कहीं से भी आपको जो है उस चीज़ को प्रमाणित किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, ये क्या है? यूआईडी से जुड़े बैंक खातों का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। लक्षित डिलीवरी, टारगेटेड, है ना। इसमें क्या है कि केंद्र राज्य सरकार भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापन अनिवार्य कर सकती है। आधार अधिनियम 2016, पता होगा आपको। इतना तो पढ़े ही होंगे सर। अब हम ये सब पढ़ेंगे, हम बड़ी चीज़ पढ़ेंगे। बड़ी चीज़ क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, बस पढ़ेंगे बड़ी चीज़। क्या पढ़ेंगे ये पता नहीं, बस इसी खोज में घूम रहे हैं। IAS बनेंगे। IAS बन क्या बनना है? कुछ नहीं, बस IAS बन जाए, बाकी कुछ भी बना दीजिए। खैर, आधार अधिनियम की संवैधानिकता, ये क्या है? न्यायमूर्ति के KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। इसमें क्या है? आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक है, इस चुनौती का आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना, और इसलिए इस प्रक्रिया में संसद के ऊपरी सदन को महत्व नहीं जाना था। ठीक है, ये पॉइंट है, संसद के ऊपरी सदन को महत्व नहीं दिया जाना था। ठीक भाई, ये पॉइंट ठीक है। अब देखिए क्या है, KS पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि की थी। किसमें? KS पुट्टास्वामी वाद, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। KS पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018। ठीक है, अब आता है कोर्ट के निर्णय के मुख्य निष्कर्ष। जो कोर्ट के कौन कौन से मुख्य निष्कर्ष निकले थे, देखिए। आधार मेटा डेटा के 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, आधार मेटा डेटा को। ठीक है, यह अधिनियम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। अगर ये बात है कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता तो ये गलत बात है। ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट साहब कभी आपको मिले, उसको समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। कि कौन सा? समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए। इसे लोगों पर बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल ऐप इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जा सकता है। किसमें? बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये रहे कि इसके बिना आपको नहीं मिलेगा, ऐसा अनिवार्य नहीं कह सकता है। ध्यान रखिएगा। राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। समझ रहे ना? आधार डेटा साझा करने के ऐसा नहीं कि कोई कंपनी कहते कि हमको जो डाटा दे दीजिए, हम अपना काम करेंगे और जो पैसा लगेगा आप ले लीजिए मुझसे, ऐसा नहीं होगा। राज्य की लिए जिम्मेदारी है सकता, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कितना टाइम हुआ? 23 मिनट। कितना बड़ा आर्टिकल है ये, एक बार देख लें। अगर टाइम दिया तो हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं हम। अब हम करेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना में देखेंगे क्या क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।